भारतीय टीम ने सिर्फ वापसी नहीं करी है, जोरदार वापसी करी है इस टेस्ट सीरीज में। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 317 रन से ये मुकाबला इंडियन टीम ने जीता है। और 317 रन के क्या मायने हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड ने दोनों पारी में मिलाकर 300 रन इस टेस्ट मैच में नहीं बनाए। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़ेंगे संजय माजरेकर। संजय, शुरुआत करेंगे हमारे पहले पॉइंट के साथ, और वो ये है कि स्पिन के आगे इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए। मैं जो रूट को सुन रहा था मैच के बाद, उनका कहना था कि उन्होंने पिच को ब्लेम नहीं किया। उनका कहना था मेरे लिए एजुकेशन थी, हमारे बल्लेबाजों के लिए एजुकेशन थी, जिससे हमने काफी कुछ सीखा है। एजुकेशन आप लेते हैं ताकि आपको उस एजुकेशन का फायदा हो। मैं एज अ क्रिकेट लवर यही उम्मीद करता हूं कि ऐसा एजुकेशन बार बार उनको काम में ना आए, क्योंकि आई होप कि ऐसे पिचेस बार बार देखने को नहीं मिले। सही कहा, और आजकल प्लेयर्स को ये कहना पड़ता है क्योंकि कंट्रोवर्सी से सब डरते हैं, तो मन में जो बात होगी वो शायद उन्होंने कहा नहीं होगा। लेकिन अंत में क्या होता है कि ऐसा भी पिच हो, दोनों टीम के लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि एक टीम को कोई अलग पिच मिल जाता है, दूसरी टीम को अलग। तो इन दी एंड दाद देनी होगी भारत को कि वो हर डिपार्टमेंट में इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड से बहुत ज्यादा आगे। एक चीज जैसे आपने बात करी ना कि पिच कोई भी हो, दोनों टीमों के लिए बराबरी पे होता है। रविचंद्रन अश्विन भी मैच के बाद कुछ ऐसा ही कह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि इस पिच पे बहुत आसान है, स्पिन गेंदबाजों के लिए विकेट लेना इतना आसान नहीं है। हमने काफी विकेट माइंड गेम्स के साथ भी लिए। इंग्लैंड बल्लेबाजों को ऐसा महसूस कराया कि बहुत मुश्किल है यहाँ बैटिंग करना। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री विद रविचंद्रन अश्विन के किसी को भी, कोई भी अगर क्रिकेट खेला हो या थोड़ा बहुत क्रिकेट फॉलो किया हो तो बिल्कुल साफ था वहां पर कि ये स्पिनर्स के लिए बहुत ही मदद थी पिच में, और उसका फायदा जरूर भारत को हुआ। यही था कि इंग्लैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं थे या इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं थे जो उस पिच के ऊपर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करे। तो मैं नहीं मानता कि आसान नहीं था स्पिनर्स को विकेट निकालना। मेरे हिसाब से काफी आसान था ऐसे पिचेस पे विकेट्स निकालना। जहां तक इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सवाल है, 7 विकेट भारत को चाहिए थे इस दिन पर, और रूट का प्रतिरोध हमको देखने को मिला। मोइन का एक IPL ऑडिशन भी थोड़ा देखने को मिला, जैसे उन्होंने 43 रन बनाए। लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि संजय, इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं 8 मोइन अली ने। सबसे ज्यादा रन, अगर आप दोनों पारी को टोटल करें, सबसे ज्यादा रन बनाए मोइन अली ने। जो रूट ने कंफर्म कर दिया अगले टेस्ट के लिए वो अवेलेबल नहीं हो। देखिए, यहाँ पर आंकड़े मिसलीडिंग होते हैं निखिल। अगर आपने कहा कि 8 विकेट्स उन्होंने डाले तो ढेर सारे ओवर्स भी उन्होंने किए, और इंग्लैंड को कोई चॉइस नहीं था कि उनके पास जाए। जैक लीच ने भी इस सीरीज में काफी विकेट्स निकाले हैं क्योंकि ढेर सारी बॉलिंग उनको भी करनी पड़ी है। एक दिक्कत इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए ये थी कि मोइन अली की ऑफ स्पिन बॉलिंग, पहले इनिंग्स में अगर आप देखें उन्होंने विकेट जरूर निकाले, लेकिन इकॉनमी रेट उनकी 4.5 के करीब थी, और 30 से ज्यादा ओवर्स किए, यानी 100 के ज्यादा उन्होंने रन्स दिए। और जब ऐसा पिच होता है और लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, तो अगर आपके पास एक स्पिनर है जो स्टर्निंग पिच पे इतने ज्यादा रन देता है, तो वो एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी बन जाता है। तो मोइन अली की जो बात थी इस टेस्ट मैच में वो ये थी कि 4 अच्छी गेंदें जिसमें कभी कभी विकेट मिल जाती थी और 2 बुरी गेंदें। और भारत के पास ऐसा बॉलिंग अटैक था कि अच्छी गेंदों के साथ बुरी गेंद आ ही नहीं रही थी, अक्षर पटेल के द्वारा और रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। जैक लीच मेरे हिसाब से ज्यादा सूटेड है इन पिचेस के लिए। तो अगर इंग्लैंड को अगर मोइन अली होते और ऐसा पिच उनको फिर से मिले, तो अगर मोइन अली एक शॉक वैल्यू जैसे स्पिनर हो टीम में, यानी 30 ओवर नहीं, ये 15-20 ओवर डाले और 3-4 विकेट ले, लेकिन ज्यादातर स्टॉक बॉलिंग दूसरे बॉलर से होनी चाहिए, क्योंकि मोइन अली जब आपके स्टॉक बॉलर बनते हैं तो फिर वो आप बहुत ज्यादा वो रन्स भी देते हैं और वो टीम को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। इंग्लैंड की बैटिंग अप्रोच के बारे में क्या लगा आपको चौथे दिन? हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये जीत नहीं है, ये तो समय का खेल हो गया, अब कैसे चलना है। जैसे हमने देखा, जो दो थोड़े बहुत सफल रहे, एक रूट उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली, एक मोइन अली जिन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली। तो इसी को एक्सटेंड करते हुए क्या जैसे कि आपके पास स्टोक्स हैं, वो भी नेचुरल गेम पे अपना रुख कर सकते थे? देखिए, जो रूट की अगर बात करें तो वो इसी तरह खेलने वाले थे, उनके जो शॉट्स है वो खेलने वाले थे। लेकिन ये ना भूले कि 2 बार वो भी लकी थे। आज हमने देखा एक मार्जिनल कॉल इम्पैक्ट का जो कॉल था
वो वीरेंद्र शर्मा ने अपनी तरफ से आउट दिया था, वो कल शाम को अगर वो आउट देते तो जो रूट कल आउट हो जाते। तो इस पिच के ऊपर काउंटर अटैक करके सरवाइव होना इतना आसान नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सोच समझ कर अटैक। जो बेन स्टोक्स ने, अगर आपको याद है, पहली इनिंग्स चेपॉक में, पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, यानी डिफेंस डिफेंस कर रहे थे और बीच में बहुत ही एक आक्रामक शॉट मार रहे थे, छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, तो शायद वो रणनीति वो ट्राई करते। लेकिन इस पिच पे, जैसे मैंने कहा, कि उतना आसान नहीं था। मोइन अली की पारी आप जरा छोड़ दीजिए, जब मैच खत्म होता है और किसके पास कोई टैलेंट होता है मारने का तो लग जाते हैं। प्रेशर में मारना अलग होता है। अगर वो 3 नंबर पे आते, इमेजिन कीजिए मोइन अली और अश्विन और अक्षर पटेल न्यू बॉल के साथ टर्निंग ट्रैक पे डाल रहे, तो क्या इसी तरह वो शॉट्स खेलते? नहीं। जब होता है नथिंग टू लूज तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक ही कहूंगा कि बेन स्टोक्स अगली सीरीज, अगली मैच में या इसी कंडीशंस में, और जिस तरह से वो नाराज हुए आउट होके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लगा कि वो जरा ज्यादा डिफेंसिव खेले। हर बल्लेबाज अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था एक उपाय ढूंढने के लिए, सरवाइव होने के लिए। तो हर एक इंग्लिश बल्लेबाज डिफेंस से सरवाइव होने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद बेन स्टोक्स एकमात्र वैसे बल्लेबाज थे। भारतीय डेब्यूटेंट के बारे में बात करते हैं। अक्षर पटेल, फाइफर लिया अपने डेब्यू मुकाबले में और एक टेस्ट मैच में 3 बार, मैं तो मानूंगा, रूट को आउट किया। 2 नहीं 3 बार लगभग उन्होंने आउट करा, जो कि इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है इस वक्त। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है संजय की कितनी बेंच स्ट्रेंथ है। हम तेज गेंदबाजी के बारे में तो लगातार बात कर रहे हैं, स्पिन में भी ये नजर आ रहा है। और एक मैच में ये फर्क पड़ गया, क्योंकि इसके पहले जब शाहबाज नदीम खेले थे तो हमको लग रहा था कि ये 3-4 स्पिनर जो है, जो हम जानते हैं, उनके अलावा और कोई स्पिनर है या क्या है, कितनी डेप्थ है, क्योंकि सीम बॉलिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ है, हमको पता है। लेकिन आज हमको सबको गर्व होना चाहिए इंडियन क्रिकेट को देखकर के सीम बॉलिंग में क्वालिटी डेप्थ है। सिर्फ डेप्थ नहीं है कि है 7-8 सीम बॉलर, लेकिन क्वालिटी भी है उनमें। और देखा आपने, बुमराह को ड्रॉप किया और सिराज को खिलाया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा मैच के रिजल्ट में। ब्रिस्बेन में भी बुमराह खेले नहीं थे, भारत जीती थी। तो स्पिन में अक्षर पटेल को देखकर मेरे हिसाब से ये टेस्ट मैच में सबसे, मेरे लिए जो एक कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी खबर जो आई है वो अक्षर पटेल की। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे उनको एक वाइट बॉल प्लेयर के रूप में, वाइट बॉल T20 लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, उनका शायद नेचुरल कॉलिंग या सबसे तगड़ा फॉर्मेट जैसे जाडेजा के साथ हुआ, वो अक्षर पटेल के साथ भी हो सकता है। क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट चीजें इनके पास है जिससे वो बहुत ही कामयाब एक टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर बन सकते हैं, ज्यादातर होम कंडीशंस में। एक तो बहुत एक्यूरेट है, जो काफी होता है रैंक टर्नर्स पे। जिस स्पीड से करते हैं, 90 और 100 के बीच में उनकी स्पीड होती है, और वो भी नेचुरली आराम से उस स्पीड पे गेंदबाजी करते हैं, उनकी एक्यूरेसी सफर नहीं होती। और तीसरी, एक तो हाइट है, यानी लो बाउंस पिचेस पे थोड़ा ज्यादा उनको बाउंस मिलेगा, और सीधी गेंद निकल, टर्निंग पिचेस पे वो सीधी गेंद भी डाल सकते हैं आर्मर की तरह। और सीधी गेंद टर्निंग पिचेस पे बहुत बल्लेबाजों को दिक्कत देती है। मैंने शायद 3 या 4 विकेट देखे इंग्लैंड के जो सीधी गेंद पे आउट हुए। तो अक्षर पटेल मेरे हिसाब से एक बड़े फाइंड है इंडिया के लिए, और बाहर जाके फॉरेन पिचेस पे वो डिफेंसिव एक बॉलर भी बन सकते हैं, या पिच में ज्यादा मदद नहीं हो सकती। छोटे छोटे पॉजिटिव्स और भारत के बारे में बात करते हैं। बड़ी चीजें तो सबने देखी, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन। एक चीज, ऋषभ पंत की कीपिंग, इसको लेके थोड़े सवाल खड़े होते थे। आज उनके विकेट कीपिंग से, तेज गेंदबाजी के खिलाफ तो अच्छा कर रहे थे, आज जैसे स्पिनर्स के खिलाफ भी उन्होंने कीपिंग की है। आप प्रभावित हुए? देखिए, ऋषभ पंत के बारे में मैं इतना ही चाहूंगा कि हम उनकी परफॉर्मेंस देखकर उसके ऊपर जजमेंट करें। ये ना एक मैच के बाद है कि बहुत ही बुरे कीपर है या बहुत ही अच्छे कीपर है, ये बहुत इंप्रूव हो गए, ये समय बताएगा कि ये अच्छे कीपर है या नहीं। ये कहना चाहिए कि आज 2 बहुत ही कठिन स्टंपिंग्स उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने कंप्लीट किए, तो कहूंगा कि आज उनकी कीपिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन क्या ऋषभ पंत बहुत अच्छे कीपर है या ज्यादा इंप्रूव हुए, पता नहीं। आज कीपर के रोल में बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो इतना ही कहूंगा, समय बताएगा हमको कि वो अच्छे कीपर बन सकते हैं या एवरेज कीपर बन सकते हैं या नहीं। क्योंकि बल्लेबाजी जिस तरह से उनकी चल रही है, वो तो भारत के लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो अगर कीपिंग भी अच्छी चलती रहेगी तो फिर एक आपको एक अच्छा ऑलराउंड क्रिकेटर मिल गया। लेकिन समय बताएगा कि कीपर की जो भूमिका है उसमें वो कैसे उतरते हैं।
कुलदीप यादव के संदर्भ में भी कुछ जानना चाहूंगा, क्योंकि सारी निगाहें उनके ऊपर थी। ये जो 2 विकेट उन्होंने लिए हैं 2 साल के अंतराल के बाद आते हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा आगे जाने के लिए उनके कॉन्फिडेंस के लिहाज से? बल्कि ये 3 विकेट भी हो सकते थे अगर आसान कैच पकड़ा जाता तो। जी हाँ, थोड़ा दुख होता है और बुरा लगता है, स्पेशली जब ईशांत शर्मा को एक और स्पेल दिया आज और कुलदीप यादव को एक भी बॉल नहीं मिला था, तो देखकर बुरा लगा और लगा कि इनके पूरे जो भी बच्चे कुछ हौसला जो उनका है वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है प्लेयर्स की और जो विराट कोहली के अंडर खेले, वो ज्यादा इसे माइंड नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से आके उन्होंने पहली ओवर की पूरा बॉडी लगा के, जान लगा के उन्होंने बॉलिंग की, जो रूट को ऑलमोस्ट आउट किया। मोहम्मद सिराज ने सिंपल कैच छोड़ा, और आजकल सिंपल कैचेस पकड़ना मुश्किल हो गया लगता है आजकल की क्रिकेट को देखकर। लेकिन कुलदीप यादव ने अपने बस में जो था वो उन्होंने किया। लेकिन इंडिया में जिस तरह से पिचेस होते हैं आजकल, और जो पिच था चेन्नई में ये सेकंड टेस्ट मैच के लिए, उसके लिए कुलदीप यादव सूटेड है नहीं। अक्षर पटेल ज्यादा प्रेशर डालते हैं, ज्यादा विकेट टेकिंग लगते हैं। अश्विन तो बिल्कुल लेजेंड है इस तरह के पिचेस एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो जो बॉलर फ्लाइटेड बॉलर है, 70 के स्पीड से ज्यादातर डालता है, वो उनको कहते हैं कि अच्छे पिचेस का बॉलर। यानी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जब हार्ड पिचेस होते हैं, अच्छे पिचेस होते हैं, बाउंस होता है, वहां पर कुलदीप यादव ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो कुलदीप यादव की एक स्टाइल है जिसमें जैसे एक्टर्स के होता है ना, उनका एक स्टाइल होता है, तो उनको वही रोल्स मिलते हैं मूवीज में, उसी तरह कुलदीप यादव का तो मुझे लगता है नियर फ्यूचर होगा। आखिरी पॉइंट का हम रुक कर रहे हैं, वो ये कि पिंक बॉल टेस्ट में क्या होना चाहिए टीम का कॉम्बिनेशन। एक चीज आप बात कर रहे थे कि बेन स्टोक्स को इतने कम ओवर यहां क्यों दिए गए, ये तो थोड़ा तय नजर आ रहा है कि अगले टेस्ट में शायद गेंदबाजी वो ज्यादा करेंगे। लेकिन क्या इस बीच भारत के हार्दिक पांड्या को भी थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हार्दिक पांड्या है, थोड़ी टेम्पटेशन होती है फैंस की कि उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। और उनकी जो बल्लेबाजी हमने देखी, प्योर बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया देखकर हैरानी हो गई कि कितना टैलेंट इनमें भरा हुआ है। लेकिन आइडियली अगर पिच ठीक हो, यानी रैंक टर्नर नहीं हो, और टिपिकल डे नाइट मैच का जो होता है माहौल, यानी सीम ज्यादा काम कर जाता है, तो मुझे लगता है एक ही चेंज होना चाहिए कि कुलदीप यादव को आप बाहर रखें अनफॉर्चुनेटली, और एक सीमर जो भी फिट हो, या बुमराह या शामी। तो फिर ईशांत, सिराज, शामी, या ईशांत, सिराज, बुमराह, या ईशांत, सिराज, शार्दुल ठाकुर, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, 5 क्वालिटी बॉलर्स इंडिया के पास है जिनको आप यूज कर सकते। तो एक ही मुझे लगता है कि 3 सीमर्स और 2 स्पिनर्स होने चाहिए। चलिए, इंतजार रहेगा तीसरे टेस्ट मैच का, क्योंकि एक तो नया स्टेडियम देखने को मिलेगा, दूसरी बात यह है कि पिंक बॉल टेस्ट भी होगा, तो काफी रोमांच बना हुआ है। सीरीज भी इस वक्त 1-1 की बराबरी पर है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। थैंक यू।